गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है इंग्लिश टर्म चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस सेट जो होते हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट ए, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मतलब क्लास 10th की बात हो रही है और इंग्लिश विषय का है। ठीक है, देखेंगे हम इसे। आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर इसी लेवल का आता है तो इसलिए आप इसको जरूर समझिए। देखिए, आपके लिए ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है आपको अटेंड करना और मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका पेपर में फर्स्ट पार्ट आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या आएगा? देखिए, सेक्शन ए में आएगा आपका पैराग्राफ। हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज है आपकी जो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ मतलब अनसीन पैसेज या पठित गद्यांश है आपका, इसको हमें पढ़ना है। आई हैव हियर्ड अबाउट ए मैन हु वाज सीन अगेंस्ट ए ग्रेट सेल्समैन, मतलब एक व्यक्ति की कहानी बता रहा है। वह एक ग्रेट सेल्समैन है। सेल्समैन मतलब वह व्यक्ति जो सामानों को बेचता है। ठीक है, हिज कंपनी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, मतलब उसकी कंपनी उससे क्या बहुत प्राउड करती थी, बहुत ज्यादा गर्व करती थी। द कंपनी डीलिंग इन रियल एस्टेट, मतलब उसकी कंपनी किस चीज में बिजनेस करती है? रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट मतलब जो प्लॉट बेचते हैं, बिल्डिंग वगैरह बेचने और खरीदने का काम करते हैं, उसे रियल एस्टेट बोला जाता है। हैड बीन अनेबल, अनएबल मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता ना हो। अनेबल टू सेल ए बिग प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैड बीन विद देम फॉर ईयर्स, मतलब कुछ वर्षों से उनके पास एक प्लॉट था जिसे वह बेच नहीं पा रहे थे। ठीक है, बट द सेल्समैन सोल्ड द प्लॉट, उस पर उस सेल्समैन ने उस प्लॉट को बेच दिया। ए फोर्टनाइट आफ्टर द सेल इट स्टार्टेड टू रेन एंड द प्लॉट वाज अबाउट 15 फीट अंडर द वाटर, मतलब उसने प्लॉट तो बेच दिया पर हुआ क्या, कुछ ही समय बाद वहां पे बारिश हुई और वो प्लॉट कहाँ पे चला गया? 15 फीट पानी के अंदर चला गया, मतलब पानी भर गया वहां पे। द मैन हु हैड परचेज्ड इट केम टू द डीलर्स ऑफिस एंड सेड, Your salesman sold me a plot that is now under 15 feet of water, मतलब जिस व्यक्ति को बेचा है, जो बायर था, वह व्यक्ति डीलर के ऑफिस में पहुंचा। उसने वहां पे कंप्लेंट की कि आपके सेल्समैन ने मुझे ऐसा प्लॉट बेचा है जो प्लॉट अभी इस समय 15 फीट पानी के अंदर डूब में आ गया है। इट हैज बिकम ए बिग लेक, मतलब उसने क्या कहा, यह एक बड़े तालाब की तरह, झील की तरह बन चुका है। आई वॉन्ट माई मनी बैक, मतलब वो व्यक्ति अपने पैसे को मांग करने लगा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। द सेल्समैन वॉज कॉल्ड एंड ही सेड, हियर टेक योर मनी विद इंटरेस्ट बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ बायर्स, मतलब वो एक सेल्समैन आया। सेल्समैन ने कहा कि आपके पैसे लो और ब्याज सहित लो। क्यों? क्योंकि आज इस प्लॉट के लिए बहुत सारे बायर्स मिल गए, बहुत सारे लोग खरीदने को तैयार बैठे। यू कैन मेक ए ब्यूटीफुल हाउस ऑन इट आफ्टर इट रेन्स, मतलब बोल रहा बारिश के बाद आप इस जगह पे बहुत सुंदर घर बना सकते हो। एंड व्हेन द रेन अगेन कम अगेन यू कैन मेक अरेंजमेंट्स सो दैट द वाटर डज नॉट फ्लो आउट, मतलब जब बारिश आएगी अगली बार, जब आप क्या करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, ऐसी व्यवस्था करना जिससे पानी बाहर ना निकले। यू विल हैव ए लेक प्लेस, और आपके पास क्या हो जाएगी? अपनी खुद की एक झील हो जाएगी। लेक पैलेस मतलब आपका किले में एक महल होता है ना जो पानी में, उस तरीके का आपका महल हो जाएगा। अगला होगा एंड आई विल गिव यू 2 बोट्स, और क्या बोल रहा है, मैं आपको 2 नाव देता हूँ। एंड ही सोल्ड 2 बोट्स टू द मैन, और सेल्समैन ने क्या दी? 2 बोट दे दी मैन को। द डीलर वॉज वॉचिंग द सीन, मतलब जो डीलर व्यक्ति था वो क्या देख रहा था? सीन को न देख रहा था। द बोट्स वर ऑब्सोल्युटली यूजलेस, बोट्स क्या थी? यूजलेस थी, किसी काम की नहीं थी। बट द सेल्समैन सेड, डोंट वरी, इफ आई कैन मैनेज दैट बिग ट्रबल आई कैन मैनेज 2 बोट्स, मतलब उसने कहा, सेल्समैन ने कहा, अगर मैं इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल सकता हूँ, परेशानियों को झेल सकता हूँ, तो ये तो बहुत छोटी समस्या है, तो 2 बोट्स को भी मैनेज कर सकता हूँ। यू जस्ट हैव टू क्रिएट डिजायर इन पीपल, उन्होंने क्या कहा, आपको किसी व्यक्ति में डिजायर मतलब इच्छा शक्ति उत्पन्न करने की जरूरत है, पैदा करने की जरूरत है। द बायर वॉज ओनली थिंकिंग दैट ऑफ मेकिंग ए हाउस
बट हिज डिजायर एंड एम्बिशन वर चेंज टू द लेक प्लेस, मतलब पहले वह क्या चीज सोच रहा था कि सिर्फ एक घर बनाएगा, पर उसके अंदर डिजायर एक एम्बिशन क्रिएट किया किस चीज के लिए, लेक पैलेस के लिए, कि वहां एक महल बना सकता है वहां पे। फॉर सेंचुरीज मैन हैज बीन सोल्ड बिलीव्स डोगमास दैट आर अनट्रू, मतलब बता रहे हैं सदियों से होता आया है, मानव को क्या बेचा जा रहा है, बिलीव्स बेचे जा रहे हैं, डोगमास बेचे जा रहे हैं, मतलब विश्वास बेचा जा रहा है, इस बारे में बताया गया है, जो सत्य नहीं होते, अनट्रू होते हैं। दैट हैव नो एविडेंस except in your ambition you don't want to do anything and you want to reach heaven and there are people ready to give you maps and shortcuts, मतलब ये बोल रहे हैं, जैसे बोला जाता है कुछ कुछ रिलीजियस पर्सनों के द्वारा कि आपको हेवन पहुंचा दिया जाएगा और आपको अलग अलग रास्ते बताए जाएंगे, तो लोग आपको मैप्स और शॉर्टकट बताने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बायर, मतलब सेल्समैन ने बायर को क्या बेचा था, सेल्समैन ने बायर को क्या बेचा था, तो ए प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब एक जमीन का हिस्सा बेचा था। व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट ए रिफंड फ्रॉम द कंपनी, मतलब बायर जो है वो रिफंड क्यों मांग रहा था, तो बायर रिफंड क्यों मांग रहा था, क्योंकि उसके प्लॉट में पानी भर चुका था, द प्लॉट वॉज अंडर वाटर, मतलब पानी के नीचे आ चुका था, इस वजह से। हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट ऑफ फ्लूडिंग, मतलब बाढ़ आने के बाद भी उसने, जो सेल्समैन ने उसने कैसे बनाया, कन्विंस किया, देखिए उसको बताया हमने, प्रोमिस्ड ए लेक पैलेस, उन्होंने बोला यहाँ पे लेक पैलेस बन सकता है, बहुत अच्छा स्कोप, ये चीज बात हो रही है। व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर, मतलब जो बोट्स है वो सेल्समैन के लिए कैसी थी, क्या बताया स्टोरी में, यूजलेस थी, वो किसी काम की नहीं थी, उसने उनको भी बेच दिया, प्लॉट को भी बेच दिया। इस कहानी में यही बताया गया है कि आप में क्षमता है, आप में स्किल से बेचने की, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज, मतलब बोला गया है सदियों से क्या बिकता आ रहा है, बिलीव्स एंड डोगमास, मतलब बिलीव्स और लोगों के विश्वास को बेचा जा रहा है, लोगों को झूठी राह बताकर, ये बात की गई है। ठीक है, बहुत आसान पैसेज था। अगला पैसेज है हमारा पोल्यूशन के ऊपर, देखेंगे pollution is the intermixing of harmful substances known as pollutants with natural environmental components, मतलब pollution is the intermixing of harmful substances known as pollutants with the natural environment components, मतलब ये आपको pollution की डेफिनेशन दी गई है। और प्रदूषण मतलब क्या होता है, हमारे वातावरण में हार्मफुल जो हानिकारक गैसेस है उनका मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के बहुत सारे प्रकार है, लाइक लैंड पोल्यूशन, मतलब जमीन का जो पोल्यूशन होता है उसकी बात हो रही है। वाटर पोल्यूशन, तो पानी का पोल्यूशन जो होता है, आपका जल प्रदूषण जिसे कहा जाता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण जिसे कहते हैं, हवा का प्रदूषण। एंड सॉइल पोल्यूशन, जो मिट्टी का प्रदूषण होता है। नो मैटर विच फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इट इज, इट हैज डेंजरस इम्पैक्ट ऑन अवर एनवायरमेंट, मतलब इसका कैसा ही पोल्यूशन है उसका डेंजरस इन्वायरमेंट, मतलब हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। Pollution is the addition of unwanted substances into the environment that can damage our earth, मतलब pollution का अर्थ क्या बताया है कि unwanted, मतलब जिन चीजों की जरूरत नहीं है, मतलब आवश्यक, जो जिन चीजों की अनावश्यक चीजें होती है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, वह हमारे एनवायरमेंट को डैमेज, हार्म पहुंचाए, उस चीजों को कहा जाता है pollution। There are 4 main types of pollution, मतलब pollution के क्या मुख्य रूप से 4 भाग है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, मतलब वाटर पोल्यूशन जल का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण होता है जो ध्वनि के कारण होता है। ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन आर रिजल्ट ऑफ केयरलेस एक्टिविटीज बाय मैन, मतलब हर तरह का प्रदूषण मानव द्वारा बिना ध्यान रखे गए केयरलेस एक्टिविटीज होती है उनके द्वारा होता है। वी डंप वेस्ट डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज, मतलब हम क्या करते हैं, जो कचरा है उसे डायरेक्टली हमने पानी में डाल दिया, फैक्ट्री से डायरेक्ट पानी में मिला दिया, तो उससे भी पानी का प्रदूषण होता है। विच रिजल्ट्स वाटर पोल्यूशन, इसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन व्हीकल रिलीज स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर हम व्हीकल से जो निकलता है, स्मोक निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो वातावरण में जाएगा तो उससे हानि होगी, क्योंकि हम सब लोग सांस लेते हैं, उससे जहरीला धुआं हमारे सांस के जरिए हमारे बॉडी में जाएगा। सोइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डायरेक्टली डंपिंग आवर वेस्ट इनटू लैंडफिल्स, मतलब
अगर हम जो कचरा निकलता है उसको डायरेक्टली हम लैंडफिल्स में जमीन पे डाल देंगे तो उससे सॉइल पोल्यूशन होगा, जमीन खराब होगी। नॉइज पोल्यूशन इज नॉट विजिबल, मतलब जो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वहां दिखाई नहीं देता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ध्वनि आपको दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। इट इज डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन दैट कैन डैमेज आवर ईयर्स। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, हमारे कान डैमेज हो सकते हैं, हियरिंग इश्यू हो सकता है, डीफ हो सकते हैं हम। वाटर पोल्यूशन फॉर्म्स ए मेजर कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन एंड हैज बिकम एन अर्जेंट क्राइसिस इन मेनी कंट्रीज। मतलब वाटर पोल्यूशन बहुत देशों में अर्जेंट क्राइसिस, बहुत खतरनाक हानिकारक रूप से फैल रहा है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, मतलब हम पानी के बिना जीवन नहीं जी सकते हैं। तो पानी को प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन नहीं बचेगा। सो व्हेन द मोस्ट ऑफ वाटर बॉडीज विल ड्राई अप एंड गेट चोक्ड, द ह्यूमन पॉपुलेशन विल कम टू एन एंड। मतलब अगर पानी में इतना पॉल्यूशन रहा और पानी चोक हो गया, पानी की जो पाइपलाइन वगैरह है वो चोक हो गई, तो ह्यूमन पॉपुलेशन एंड पे आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट बिग फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन पॉल्यूशन इज एयर पॉल्यूशन। मतलब अगला जो पॉल्यूशन का टाइप बताया है, प्रॉब्लम बताई है, वो एयर पॉल्यूशन को बताया है, वायु का जो प्रदूषण होता है उसे बताया गया है। इट इज मेनली कोज्ड बाय टॉक्सिक एग्जम्स फ्रॉम व्हीकल एंड द बर्निंग ऑफ द कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बताया गया है वायु प्रदूषण का ऐसे होता है, जो टॉक्सिक एग्जाम, जो हमारे गाड़ियों में से धुआं निकलता है, जहरीला धुआं निकलता है, उसके कारण निकलता है। और बर्निंग ऑफ ए कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हमारे जगह में विद्युत आती है, लाइट आती है, वो कोयला जला के बनाई जाती है, तो कोयला जलाने से भी प्रदूषण निकलता है, उससे धुआं निकलता है। चलिए हम आगे देखेंगे। इसमें है व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब एयर पोल्यूशन का प्राइमरी कॉज क्या बताया है हमें, इनने बताया एयर पोल्यूशन का, हमें आखिरी लाइन में दिया गया है प्राइमरी कॉज बताया था एयर पोल्यूशन का। देखेंगे इनने बताया था मेजर अपना जो एयर पोल्यूशन का है, टॉक्सिक एग्जाम्स जो निकलते हैं, धुआं निकलता है, तो किस चीज से निकलता है, बर्निंग ऑफ अ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जो कोल को जलाते हैं उस कारण से। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विच फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स। मतलब ऐसा कौन सा पोल्यूशन है जो दिखाई नहीं देता है पर हमारे कान को हार्म कर सकता है। कान को किसे हार्म करेगा, जिस सुनने का हमारा यंत्र कौन सा है, हमारे शरीर का अंग कौन सा है, हमारा ईयर है, तो ईयर को डैमेज करता है नॉइज पोल्यूशन। अगर हम डीजे वगैरह की धुन जो होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो बीट होती है, हमारे कान में चली जाएगी तो हमारे कान डैमेज हो जाएंगे, हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब अगर पानी में हम डायरेक्ट कचरा डालेंगे तो पानी का क्या होगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा इससे। What does the passage suggest about the human population context of water pollution। मतलब अगर वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो मानव की वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा तो इससे मानव की ह्यूमन पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा, तो इट विल एंड कम टू एंड, मतलब वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हो गए। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एट द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड टू व्हीकल्स। मतलब एयर पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, तो हमारे टॉक्सिक एग्जाम से बढ़ता है, तो हमारे जो व्हीकल से साइलेंसर से धुआं निकलता है, फ्यूल बर्न होता है, उससे जो धुआं निकलता है उससे हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तीसरा हमारा पैसेज आया है, अब इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। आप देखिए इसमें किस बारे में बात हो रही है, आपको सबसे बेसिक बता रहा हूँ, ये है। अब इसमें आपको पढ़ना होगा, अभी आपके लिए जल्दी आपके लिए एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग से वीडियो आएगी, डेडिकेटेड वीडियो रहेगी इसके लिए, एप्लीकेशन के लिए एक वीडियो रहेगी, एक वीडियो आपकी सिर्फ नोट मेकिंग की होगी, एक वीडियो सिर्फ आपकी ऐसे की रहेगी। इस तरह से आपकी 3-4 वीडियो आएगी, एक वीडियो सिर्फ पिक्चर गाइडेड की रहेगी, तो आपकी 4 वीडियो आ जाएगी। तो इसमें आपके सारे राइटिंग सेक्शन के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब रीडिंग सेक्शन में हमारा एक आता है नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग देखेंगे हम। नोट मेकिंग में क्या आ रहा है हमारा, education is the essential for our life and it helps to growth of human civilization. Education is necessary to understand universe around us, convert into something more beneficial। मतलब एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। आपको अगर इसका मीनिंग कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किस बारे में बात हो रही है, एजुकेशन के बारे में हो रही है। इसका टाइटल हो जाएगा आपका एजुकेशन और एजुकेशन, नीड ऑफ एजुकेशन इन अवर लाइफ। इसको टॉपिक सब हेडिंग देंगे, हेडिंग में हम बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन लिख सकते हैं और उसके पॉइंट ले लेंगे, फिर उसके प्रोसेस लिख देंगे, उसके हमारे सोसाइटी पे जो असर पड़ेगा वो दे देंगे, सारे पॉइंट देकर
हम देख लेंगे इसमें किस किस चीज़ से बेनिफिट होता है, किससे नहीं होता है, क्या क्या डीमेरिट्स, हर पॉइंट को आप किसी भी चीज़ का नोट नहीं करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन, उसके बेनिफिट, उसके डीमेरिट और एब्रीविएशन देके आप खत्म कर सकते हो। और टाइटल देना जरूरी है, तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हम एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन आई है आपकी 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आपकी फिक्स है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपकी आएगी या तो फुल फी कंसेशन वाली, अगर फुल फी कंसेशन वाली नहीं आती है तो बुक बैंक से बुक इश्यू वाली आएगी, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाली आ जाती है। ये आपकी गिनी चुनी है। और स्कूल आजकल लीव वाली, सी की लीव वाली नहीं आती, वो बच्चों के लिए आती है, 9th क्लास या 8th क्लास लेवल पे आती है। ठीक है, तो आपकी फुल फी कंसेशन वाली है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। अभी आपकी एप्लीकेशन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें आपकी सारी एप्लीकेशन कवर की जाएगी। अभी हम सिंपल के लिए देखते हैं। क्वेश्चन आया है आपका, यू आर कुशाल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल नारायणपुरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, या फी कंसेशन जिसे बोलेंगे, मतलब ये फीस माफी के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। देखेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, हमने तैयार की है। अब देखेंगे इसमें आपको क्या करना है। सबसे ऊपर सबसे पहले डेट लिखनी है। आपको एप्लीकेशन में फॉर्मेट का ध्यान रखना है, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो डेट लिखनी है सबसे पहले, जो डेट मंथ ईयर आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। किन को लिख रहे हैं? प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं, तो टू द प्रिंसिपल। आपको अगर स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया है तो दे दीजिए, वरना आप XYZ करके लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अपनी आइडेंटिटी नहीं लिखते। तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नारायणपुरा, अब हमें क्वेश्चन में नारायणपुरा दिया है तो हमने नारायणपुरा लिख दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, मतलब हमें पूरी फीस माफी के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे हम सैल्यूटेशन, बोलते हैं सैल्यूटेशन देंगे, रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट क्लास 10, तो सर क्लास 10 का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। माई फैमिली इनकम इज वेरी लेस, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, सो आई एम अनेबल टू पे फुल स्कूल फीस बट आई वॉन्ट टू स्टडी। मतलब तो ये बच्चा बोल रहा है कि सर मेरी पारिवारिक इनकम बहुत कम है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, कृषक है, तो मैं अनेबल हूँ, मतलब असक्षम हूँ क्या करने के, स्कूल फीस पे करने के लिए, बट आई वांट टू स्टडी, और बच्चा पढ़ाई करना चाहता है। तो काइंडली ग्रांट में फुल फी कंसेशन, मतलब मुझे मेरी फीस माफी कीजिए, और धन्यवाद, यूर ओबिडेंटली, मतलब आपका आज्ञा करिए। और आप इसमें कुशाल नाम दिया तो कुशाल लिख दीजिए, वरना XYZ लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतना आप कर दे दो, आपको 4 मार्क्स की एप्लीकेशन में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन नहीं छोड़ना है। एप्लीकेशन के लिए आपकी डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें आपकी 3-4 तरह की जो भी आपकी एप्लीकेशन रहेगी सारी कवर की जाएगी। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा जो रहता है ऐसे। ऐसे हमें कैसे लिखना है वो आपको बता चुके हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरा ऐसे बताया गया है कि आपको ऐसे किस तरीके से लिखना है। आपको समस्या नहीं आएगी, आप आई बटन पे जाइए और देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं आपके पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। पिक्चर गाइडेड के लिए भी आपकी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत आसान चीज है, 3 मार्क्स बहुत आराम से देखे जाती है। तो देखिए, मोबाइल फोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, लास्ट ईयर भी शायद नहीं, लास्ट ईयर शायद हाफ ईयरली एग्जाम्स में आया था 10th क्लास के। देखिए, तो इसमें आपको पॉइंट दिए जाते हैं। अगर इस तरीके से आता है पिक्चर गाइड तो बहुत फायदा है, पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बिना लिखे हुआ आता है, जिसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको सिर्फ फोटो देखना रहेगा। एक पिकनिक वाली इमेज आती है, उसके बारे में लिखना होता है ज्यादातर। देखिए, इसमें आप छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं। मोबाइल फोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, तो मोबाइल फोन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट की लाइफ में। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है उन्हें। और क्या होता है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड कोलेबोरेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे। लर्निंग टूल्स एंड ऐप, मतलब लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो आप उससे। ठीक है, ये हम सारी चीजें लिख सकते हैं। इसमें पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ये सब चीजें हमें करना पड़ेगा, थोड़े वाक्य जमाने पड़ेंगे। हम जब वीडियो बनाएंगे उसमें इस चीज को कवर करेंगे, उसमें जरूर आप पहली वीडियो जरूर देख सकते हैं। उसमें आपकी जो वीडियो आएगी वो आप डेडिकेटेड हर टॉपिक के ऊपर रहेगी, तो उसमें आपको अच्छे से लिखना बताएंगे। अगली चीज हमारा सेक्शन आता है सेक्शन C, ग्रामर। ग्रामर में देखेंगे हमारा ग्रामर बहुत इजी आती है। आपने ग्रामर की अगर वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे सारी ग्रामर की पूरी लिंक बनी हुई है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो आ सकते हैं
उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें देख के। तो आपके देखिए पहला क्वेश्चन है हर अंकल इज एमएलए। अब आप ट्राई कीजिए इसे, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। हर अंकल इज एमएलए, एम आया है, ए आया है, एम एल ए, इसमें साउंड टेक्निक यूज की जाती है। एम आया है तो ए एडी का जो स्वर है व्यंजन, तो हम देखेंगे एम। ए जो होता है हमारा स्वर होता है, तो स्वर होता है, स्वर के साथ हमेशा एन आता है। अगला है हमारा हिज ग्रैंड मदर डाइड कैंसर। अब हमने पढ़ाया है, आप अगर वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। मतलब किसी की डेथ हो गई है, किसी बीमारी से हुई है, किसी चीज का शौक है, कोई किसी चीज का डर है, तो हमेशा ऑफ आता है, रूल है ये, आप हमने पढ़ेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच देयर। क्या पूछा जा रहा है, मतलब हम ट्रेन कब हो चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी जब हम निकले, जब हम पूछे जब तक ट्रेन निकल चुकी थी तो क्या होगा, रीच्ड होगा। हेड रीच नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वी लिखा है तो वी के साथ हमेशा हैव आता है। तो क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। यहाँ पे हेड लेफ्ट आया है तो हेड लेफ्ट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रीच्ड होगा, तो क्या होगा, रीच्ड देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, मतलब ध्यान से चलिए वरना आप गिर जाओगे। तो इसमें क्या होगा, आएगा और आएगा, क्योंकि ध्यान से चलिए और आप गिर जाओगे या आप गिर जाओगे, इस बारे में बात हो रही है। बट मतलब परंतु होता है, एंड मतलब और होता है। ठीक है, देयर आर मतलब वॉक केयरफुली मतलब ध्यान से चलिए, ये और आप गिर जाइए, मतलब इस तरीके से बात हो रही है, या तो ये कीजिए या गिर जाओ, इस बारे में बात हुई, और आता है। ठीक है, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, मतलब देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, मतलब बहुत सारे फ्लावर है, फ्लावर को आप गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मेनी आता है, अनकाउंटेबल के साथ मच आता है, और नेगेटिव बात होगी तो एनी आएगा। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, और काउंटेबल नाउन आया है, फ्लावर्स गिन सकते हो तो हमेशा मेनी आएगा। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। वी रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, मतलब हमें हमारे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसके एल्डर्स की बात कर रहे हैं, हमें हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए शुड जब आता है, जब आपको कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है पर थोड़ी कम पावर में कहा जाता है। मस्ट आता है, आपको करना ही है वो काम, पर आपको अगर बात की जाए, कभी भी आपका मोरल ड्यूटीज की बात होती है, नैतिक मूल्य की बात होती है, तो हमेशा ओट आता है। और याद रखिए बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का, ओट कभी भी अकेला नहीं आता, ओट के साथ टू आता है। तो आपको टू दिखाए तो आपको ओट लगा देना है। तो हमारा क्या हुआ, वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें हमारे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, शुड टू कभी नहीं होगा, मस्ट टू नहीं होगा। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड आया, इसको भी हम डिस्कस करें, इसकी भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो जरूर देखिए, हमारी पिछले वीडियो जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, सारे टॉपिक कवर किए हुए, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, ही अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी, मतलब इसको रीराइट करना है आपको इफ लगा के। तो क्या हो रहा है, अनलेस ही इनवाइट्स मी, मतलब जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा, आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी। तो इसका हमें इफ लगाना है, तो क्या होगा, अनलेस की जगह पे इफ ही इनवाइट्स मी आई वुड अटेंड द पार्टी, वुड नॉट हटा के क्या कर देंगे, लगा देंगे, मतलब जिसे जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो बोल रहे यदि वह मुझे इनवाइट करेगा मैं पार्टी में जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, इफ ही इनवाइट्स मी आई वुड अटेंड द पार्टी, नोट हटा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा नोट हटाने में ध्यान देना है, मीनिंग सही आना चाहिए, मीनिंग आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला आया है दे हैव मेड इट। अब इसे हमें बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस, इसे बनाना है हमें चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो बनाना है, पास्ट में जो क्रिया चालू हुई है अभी तक कंटिन्यू चल रही है, मैं उसको चल ही रही है। दे हैव मेड इट का बनेगा दे वर पैकिंग इट, मतलब दे वर मेकिंग, मतलब बना रहे थे, इस तरीके के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूअस बताना है। शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क राइट यूजिंग सो दैट, मतलब इसमें हमें सी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, मतलब वह कार्य करने से के लिए बहुत ज्यादा थकी हुई है, तो हमें इसे सो दैट लगाना है इसमें। तो टू हटाकर जो भी आती है, टू या वेरी आएगा तो टू हटाकर सो लगाना है, और कारण बताना है, कारण की जगह पे दैट लगाना है। नॉर्मली आपको आता है कि फुल स्टॉप हटाकर दैट लगाना, तो इसमें थोड़ा अलग दिया गया। शी इज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क, इस तरीके से हो जाएगा।
या फिर वो इस तरीके से बता सकते हैं कि वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे इस कारण से। क्या होगा, शी इज सो टायर्ड, मतलब वो बहुत टायर्ड है, दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क, मतलब वो अपना काम नहीं कर सकती है। चलिए अगला होगा, नेगेटिव बनाना है, ही कट हिज फिंगर, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, मतलब उसने अपनी उंगली काटी, उसने अपनी उंगली नहीं काटी। ठीक है, अगला है हमारा, ये आप सारे क्वेश्चन आपको पहले करवा रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डीप डिस्कस वाली वीडियो है, तो उनमें आप जरूर देखिएगा, आपको मदद मिलेगी। अगला है, अनुज इज प्लेइंग चेस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अनुज इज प्लेइंग चेस सुना था, मतलब अनुज क्या है, प्लेइंग चेस, मतलब चेस खेल रहा है, तो हमें इसे करना है चेंज इनटू पैसिव, मतलब इसको हमें पैसिव वॉइस में करना है। इसमें हम जो सब्जेक्ट है उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अनुज क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है, तो चेस अनुज के द्वारा खेला जा रहा है, तो इसमें आईएनजी है। इसके लिए भी आपकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी, इसमें एक्टिव वॉइस पे शॉर्ट वीडियो आएगी इसके लिए, वैसे बेसिकली बहुत छोटे छोटी चीज आती है, तो शॉर्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, जब आईएनजी आता है तो बीइंग आता है, तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, मतलब अनुज, चेस किसके द्वारा खेला जाए, अनुज के द्वारा। अगला वाक्य हमारा, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब वह लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कहाँ पे खड़ा है, कॉर्नर में खड़ा है, तो इसको कंबाइन करना है दोनों वाक्यों को किस चीज से, हु लगा कर, ये कंजक्शन होते हैं। देखिए, द बॉय इज, क्या होगा इसका, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज, मतलब बॉय हटाना पड़ेगा, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, मतलब वह लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कौन, जो कॉर्नर में खड़ा है। इस तरीके से हमारे ग्रामर के भी डुअल डायरेक्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ग्रामर हमारी 10 मार्क्स की आती है, इसके ऊपर हमारी सारी वीडियो बनी हुई है, आप एक बार जाकर देखिए हमारे प्लेलिस्ट, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, पूरा पेपर आप आसानी से कर लेंगे। अगला आपकी आती है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक आपकी आती है 39 मार्क्स की, मतलब 40 मार्क्स आपके सिर्फ टेक्स्ट बुक से कवर होते हैं, तो टेक्स्ट बुक भी पढ़ना जरूरी है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय, मतलब डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट का मूड कैसे चेंज कर दिया था, मतलब पोइट का मूड चेंज किया था, क्या इफेक्ट डाला था, पोइट का मूड चेंज हुआ था, चेंजिंग हिज मूड, तो उनका मूड चेंज हो गया था। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, वॉट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब कंट्री का असली धन क्या है, नेल्सन मंडेला जी के अनुसार क्या था, इट्स फॉरेस्ट, मतलब उसके लोग ही उसका मूलधन है। ठीक है, एनी फ्रैंक वाला, एनी फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल, मतलब एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी थी, जब वो अपने फैमिली के साथ आश्रित होकर, मतलब रिफ्यूजी कैंप में छुपी हुई थी, उस टाइम पे लिखी गई थी, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। अकॉर्डिंग टू अमांडा, फ्रीडम इज, मतलब अमांडा के अनुसार फ्रीडम कैसी है, फ्रीडम स्वीट है, अमांडा के अनुसार, उसको परमिशन नहीं मिलती थी, उसके घर वाले उस पर बार बार रोक टोक लगाते थे, उसको फ्रीडम बहुत स्वीट लगती थी, फ्रीडम होती तो ऐसा होता। अगला आता है आपका एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट आपके हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, एक्सट्रैक्ट भी आपको आई बटन पे जाके मिल जाएगा, तो आप एक्सट्रैक्ट जरूर देखिए, आपको एक्सट्रैक्ट सारे स्टोरी बेसिस और पोएम बेसिस सारे एक्सट्रैक्ट आपके करवाए हुए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आपको इस वीडियो पेपर में एक एक चीज जो कर आई है, सारी चीजें आपको डेडिकेटेड डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो आप एक बार जरूर जाके देखिए, आपको पेपर आसान होगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखिए, द यंग सिगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, his two brothers and his sisters had already flown away the day before, मतलब एक यंग सिगुल है जो चिड़िया है, वह लेज पे अकेली है, his two brother and his sister had already flown away day before, मतलब उसके जो भाई बहन है वो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। he had been afraid to fly with them, मतलब वह उनके साथ afraid, डरता था उड़ने के लिए। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid, मतलब जब वो उड़ने की कोशिश करता था, दौड़ के जाता था कोने तक, वो डर जाता था, अपने पंख खोल नहीं पाता था। The great expanse of sea stretched down beneath, मतलब उसे जो एक्सपेंशन, मतलब उसको सी दिख रही है, बहुत गहराई दिख रही है, तो उसे डर लगता था। जैसे हम डरते हैं तो हमें छोटी सी गहराई भी बहुत ज्यादा लगती है। एंड इट वॉज सच लॉन्ग वे डाउन, मतलब उसको बहुत बड़ा लग रहा था, जैसे माइल्स ऑफ माइल्स, बहुत दूर मील तक का सफर हो। He felt certain his wings would never support him, मतलब उसको ऐसा लगता था उसके विंग्स उसका वजन नहीं झेल पाएंगे। So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge he slept at night, मतलब उसने एक पत्थर की जगह देखी और वहां पर रात भर सोया। ठीक है, What happened when the young seagull ran to the brink
ऑन द लेज मतलब यंग सीगुल जब दौड़ के जाता था लेज के ब्रिंक तक मतलब कोने तक जाता था तो क्या हो जाता था, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता था। वेयर डिड द यंग सीगुल स्लेप्ट एट नाइट, यंग सीगुल कहाँ पे सोया था रात को, अंडर द लेज सोया था। ये आपको दिया गया है, एक सेकंड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या बात हो रही है, अंडर द लेज, वो अंडर द लेज सोया था, इसको इग्नोर कीजिएगा। द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, ये आपकी बात हो गई है। अगला हमारी पोएम आई है, पोएम का एक्सट्रैक्ट आया है, ये भी हमने डिस्कस किए हैं। इफ द स्ट्रोलिंग फोर्थ द बीस्ट ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is prepared as soon as he felt left you know it's a leopard, मतलब लेपर्ड के बारे में गुण बताए गए हैं, डोटेड होता है उसके शरीर पे, इसके बारे में बताया। 12 you do no good to roar with pain only lap and lap again, मतलब आपको पकड़ लेगा, उसके बारे में बात होगी। ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल लेस्ली नॉरिस की बात है। देखिए लेस्ली नॉरिस नहीं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कैरोलिन वेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम विच पोएम हैव द अबाव लाइन्स हैव बीन टेकन, किस पोएम से ली गई है ये लाइन, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से ली गई है। हमें ध्यान रखना है टाइगर इन द जू, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें हुआ था अभी। हु हैज रिटन दिस पोएम, किसने लिखा है इस पोएम को, कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, नेस्ली नॉरिस ने लिखा, तो कैरोलिन वेल्स ने लिखा है इस पोएम को। अगला हमारा प्रश्न है व्हाट डज द वर्ड मीन बीस्ट, मतलब बीस्ट शब्द का मतलब क्या होता है, तो बीस्ट मतलब होता है एनिमल की बात की गई है। अगला हमारा प्रश्न आएगा, एक नंबर में आते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो किस चीज की होप करता है, लेंचो होप फॉर गुड हार्वेस्ट ओनली, उसको रेन चाहिए थे अपनी बारिश के, अपनी फसल के लिए उसको थोड़ी सी शोवर चाहिए था रेन का, और हेलस्टोन्स गिर गए, ये आप लिख सकते हैं। 1 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिनिमम 30 वर्ड्स लिखने हैं, और मैक्सिमम आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। व्हाट कंपेल्ड यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, यंग सीगुल फाइनली कैसे उड़ गया था, उसकी मदर उसको फूड दिखाया था, फूड का लालच दिया था, उससे उड़ गया था। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल रूम लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, मतलब स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी, अजीब तरीके से देख रही थी, क्योंकि वहां अकेला प्लेन उड़ा रहा था, वो बोल रहा था किसने हेल्प की, तो उसको पायलट ने कहा, जो उसकी कंट्रोल रूम में वुमन थी, उसने कहा कि कोई नहीं उड़ रहा था, मौसम बहुत खराब था, इस वजह से। ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपके डिस्कस किए हुए हैं, तो इनको भी एक बार देख लीजिएगा, इनके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो है, शॉर्ट आंसर वाली, शॉर्ट आंसर टाइटल की है, शॉर्ट आंसर फ्रॉम प्रोज, इसको आप देख लीजिएगा तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। वाई डिड एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी, एनी क्यों डायरी रखना चाहती है, एनी इसलिए डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं था, क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, वो अकेली थी, तो उसने लिख दिया। वोट आर एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, नॉस्टैल्जिक मतलब होता है पुरानी चीजों को याद करना, तो गोवा के लोग के किस बारे में नॉस्टैल्जिक अबाउट थे, गोवा के लोग बेकर्स के बारे में, लोवेस्ट जो ब्रेड था उसके बारे में थे, ठीक है। वाई डिड कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन, कुर्ग को हेवन से कंपेयर क्यों किया गया है, कुर्ग को हेवन से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ बहुत ब्यूटीफुल जगह है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे सब कुछ है, इसलिए रेन फॉरेस्ट बहुत अच्छे है, इस वजह से उसको कंपेयर किया गया हेवन, तो जन्नत से कंपेयर किया गया, स्वर्ग से कंपेयर किया गया। What did मिज ने क्या किया था बॉक्स के साथ, तो मिज ने बॉक्स की आउटलाइन खाली थी जिस बॉक्स में से लाया गया था। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट what are two different views about the end of the world किस किस आधार पे एंड होगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आता है हर पेपर में, आपको क्वेश्चन मिलेगा। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया है, ये थोड़ा घूम के पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपसे सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, मतलब टाइगर एक केज में कैसे एक्ट करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत जरूरी है। फायर एंड आइस वाला क्वेश्चन 3 में या 2 मार्क्स में आता ही आता है। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, मतलब टाइगर एक केज में कैसा है, वो लोगों को इग्नोर कर रहा है, शांति से चुपचाप बैठा है, इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज में, ये बताया गया है। वाई डज अमांडा वॉन्ट टू बी एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन क्यों होना चाहती थी, क्योंकि वो बोलती थी, उसको लगता था कि ऑर्फन किड्स के पास आजादी होती है, फ्रीडम होती है, तो वो उनकी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन बिकॉज शी वांट्स टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन किड हैज, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपके दूसरे बुक से दिए गए हैं, मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा दूसरी बुक को आप पढ़े। दूसरी बुक में आपको सिर्फ 7 मार्क्स के लिए आपको 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे, तो आप उसको छोड़कर बाकी चीजों पर फोकस कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 3 मार्क्स के जो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। मतलब ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है जो आपका, वो टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उसमें जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर है उसकी सेंट्रल आइडिया पूछा है, पूरी स्टोरी पूछी है, ठीक है। पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर, गोवा विलेज बेकर वाले चैप्टर की पेन पोर्ट्रेट पूछी है कि आप उसकी इमेज बता सकते हैं, कैसा था, दिन में कितनी बार आता था, विलेजर्स कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो की थीम पूछ ली गई है, इसमें आप बता सकते हैं पूरी कहानी की वो नेगेटिविटी को बताते हुए नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी आ सकती है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो में हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट, एक क्रो एक नेगेटिव चीज बताई गई है, और हर चीज बताई गई है, हर चीज नेगेटिव है, फिर भी पोएट का एंड में मूड चेंज हो जाता है, उनका दिन बच जाता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा जो पोएम है उसमें आपको सेंट्रल आइडिया बताना है कि अमांडा क्या क्या सेंट्रल आइडिया था, कि एक बच्चे को परेशान किया जाता है, मतलब उसकी बार बार रोक टोक की जाती है, तो उसकी मेंटेलिटी के बारे में बताया गया। अगला है हमारा इस सेकंड बुक का क्वेश्चन। आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन लास्ट वाला आएगा और दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे, ये आपके दूसरी बुक से आएंगे, मतलब 4, 3, 7 नंबर से, बाकी आपको कुछ नहीं आएगा। आप इतना कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। अब इस पेपर को देखेंगे, आपका सारे आंसर आपके विजिबल है, देख लीजिए हमने पूरा किया है पैसेज को, तो आप इसको कर लेते हैं। एक सेट बी भी है, उसकी भी जल्दी वीडियो आएगी, और आपकी डेडिकेटेड हर टॉपिक पे वीडियो आएगी राइटिंग सेक्शन के, तो आप उनको देखना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पेज को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को बोर्ड एग्जाम में मदद मिल सके और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और हमारे इंग्लिश टर्म चैनल पे आपके लिए बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वीडियोस को देखिए, आपके करीबन 19+ वीडियोस है, वो आपके हर टॉपिक कवर करने में मदद करेगी, तो आप इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू फॉर टुडे।